नाही ओकरा जुरे झिमुलिया ना पावे पैजनिया, क्या बात है। नाही गरे चनरमा ओकरा नारुन झुनकर धनिया, नाही गरे चनरमा ओकरा नारुन झुनकर धनिया, ओकरे खातिर दूध कटोरा, ओकरे खातिर दूध कटोरा चंदा मामा दूर के, ओकरे खातिर दूध कटोरा चंदा मामा दूर के, उधरती का धूर बहारत बेटा हवे मजूर के, उधरती का धूर बहारत बेटा हवे मजूर के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका हस्ताक्षर कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हस्ताक्षर के अंतर्गत हम किसी कवि, गीतकार, शायर से मिलते हैं, जानते हैं उनकी काव्य यात्रा के बारे में और सुनते हैं उनकी रचनाएं। आज हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर गीतकार डॉक्टर कमलेश राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। डॉक्टर कमलेश राय जी मूलतः भोजपुरी के गीतकार हैं, हिंदी में भी लिखते हैं और उम्दा लिखते हैं। इनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें तोहरो बिहान दांव पर, ये भोजपुरी गीतों का संग्रह है। ऐसन आज कबीर कहाँ, इस किताब पर राहुल साहित्यायन पुरस्कार मिला आपके उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। एक किताब आई सन्नाटा बोलता है, ये समकालीन कविता की किताब है। और एक बहुत ही उम्दा किताब अभी आने वाली है, उसकी पांडुलिपि तैयार है, रखिए शब्द सहेज कर, ये किताब आने वाली है। और आपने हिंदी विषय में पीएचडी किया और कार्यालय अधीक्षक के रूप में आप GCS PG कॉलेज मऊ में, वहाँ से अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं और मंच पर बहुत ही सशक्त तरीके से आपकी प्रस्तुति होती है। पुनः एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो काव्य यात्रा की शुरुआत होती है आपकी, वो कब और कैसे होती है, किस तरीके से होती है? अब देखिए, काव्य की अपनी एक जो परंपरा है, जो एक व्यवस्था है जी, इसको तो मैं मान के चलता हूँ कि समाज से तो हर चीज़ सीखा जाता है, लेकिन इसको सीखा नहीं जा सकता है। ये कहीं न कहीं नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है, या भीतर जो है इस तरह की प्रतिभा रहती है, समाज उसको संवारता है, निखारता है। तो जो मुझे कविता लिखने का संस्कार प्राप्त हुआ, वो मैं समझता हूँ मेरे गांव घर से ही प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी नारदी गायन के बहुत अच्छे गायक थे, और हमारे गांव के लोग जो अच्छे अच्छे नौजवान लड़के थे, उनसे सीखा करते थे। हमारे दरवाजे पर महाभारत और रामायण और रामचरितमानस, इस तरह की चीज़ें हमेशा हुआ करती थी, वो करते कराते रहते थे। तो जो कुछ भी मुझे मिला वो मेरे अपने घर से, परिवार से, अपने गांव से मिला। मैं गांव में भी गाया करता था लोगों के साथ, और गांव में कुछ मंचन हुआ करते थे नाटकों के। अच्छा। तो मैं अभी इंटरमीडिएट में ही पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ लिख सकता हूँ। तो संवाद हमारे ही गांव के एक सज्जन लिखा करते थे, लेकिन जो गीत की सेटिंग थी जी, वो मैं किया करता था। तो वो भोजपुरी में भी गीत होते थे, खड़ी बोली हिंदी में भी गीत। तो मैं जहाँ तक समझ में, जो काव्य यात्रा की शुरुआत हुई वो हमारे अपने गांव घर से ही हुई, वो प्रारंभिक दौर से ही हुई, शुरुआत से। वो जो संस्कार जो मिलते हैं बचपन के, वो बड़े समृद्ध होते हैं, और वही जो है आगे लेकर के। हाँ जी जी, वो जो सब समृद्ध संस्कार मिला गाँव घर का, तो एक लोक से जुड़ाव, परिवार से जुड़ाव, और संवेदनात्मक रूप से रिश्तों से जुड़ाव। तो वहीं से हम अपनी काव्य यात्रा लेकर के चलते हैं जी। और ये मेरा मानना है कि कविता दिल की जुबान है, बिल्कुल। वो कलम से और स्याही से नहीं लिखी जाती। अगर आपके भीतर संवेदना नहीं है, अनुभूति की तीव्रता नहीं है, और तथ्यों की समझ नहीं है, और समय की पड़ताल नहीं है, तो आप निश्चित रूप से अच्छी कविताएं नहीं कर सकते। और मैं जो है अपने लोग से जुड़ाव रखता हूँ, रिश्तों को ठीक ढंग से जीने की कोशिश करता हूँ, और वहीं से मेरी कविताएं निकल करके। क्या बात है। तो अभी लोग से जुड़ाव की बात हो रही है, तो अभी बहुत सारे सवाल भी है हमारे पास, लेकिन पहले एक गीत आपसे सुनेंगे हम लोग, उसके बाद फिर अगला सवाल लेंगे। तो आप अपने मन से कोई एक गीत हम लोग को। एक गीत मैं सुना रहा हूँ, जो मैं गीत लिखता हूँ। हाँ। मेरे जो लिखने का तौर तरीका है जी, मैं गीत में क्या लिखना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। स्वागत।
हम गीत के बहाने, वाह, हम गीत के बहाने से पीर गुनगुनाए। क्या बात है। हम गीत के बहाने से पीर गुनगुनाए, खन में दिया जराए, वाह, खन में दिया बुताए, बहुत खन में दिया जराए, खन में दिया बुताए। बहुत खूब, हम गीत के बहाने, क्या बात, पलकन के पाखुरी पर सपना हजार लेके, पलकन के पाखुरी पर सपना हजार लेके, कल कल बहत नदी से जिंदगी उधार लेके, हम तो हिया हिया में, हम तो हिया हिया में असरा नया जगाई। हम तो हिया हिया में असरा नया जगाई, खन में दिया जराई, खन में दिया बुताई। हम गीत के बहाने। क्या बात, बहुत खूब। आप एक पत्रिका निकालते हैं शब्दिता जी, और जो कि 10 हिंदी की जो श्रेष्ठ पत्रिकाएं हैं उन 10-12 पत्रिकाओं में शुमार है वो पत्रिका। बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है। तो हिंदी में आप पत्रिका निकालते हैं, हिंदी में आपने शोध किया और गीत आप भोजपुरी में लिखते हैं जी। तो ये अलगाव क्यों और भोजपुरी से इतना लगाव क्यों? इसे मैं ये मान के चल रहा हूँ जी कि भोजपुरी भाषा और साहित्य के विकास के क्षेत्र में जब हम कदम रखते हैं जी, तो निश्चित रूप से हमको हिंदी को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, हिंदी को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि आज लोग एक अलग ढंग से धारा बहाने की कोशिश करते हैं कि भोजपुरी को अलग और हिंदी की अलग को अलग। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी व्याकरण है वो तो निश्चित रूप से वो देवनागरी ही है। हम भोजपुरी भी देवनागरी में ही लिखते हैं, केवल क्रियापद को बदलते हैं, तो बाकी सारा कुछ तो वही है। तो हिंदी से तो कोई बैर विरोध होना भी नहीं चाहिए और ना ही हिंदी को भोजपुरी से बैर विरोध होना चाहिए। मैं हिंदी में मैंने शोध किया, हिंदी के साहित्य पढ़े, हिंदी में काम करता हूँ, सारा कुछ है। लेकिन भोजपुरी में गीत इसलिए लिखता हूँ कि मुझे कभी कभी ये बात खटक जाती है कि जिस तरह से मैथिली में नागार्जुन ने लिखा और हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार और कवि हैं। बिल्कुल। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी निश्चित रूप से बहुत बड़े उपन्यासकार, इतिहासकार, साहित्य इतिहास के मर्मज्ञ और बड़े विद्वान, अगर वो हिंदी के साथ साथ भोजपुरी के लिए भी काम किए होते तो आज भोजपुरी को भाषा के लिए, साहित्य के लिए माने किसी के मोहताज के यहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो हिंदी और भोजपुरी को हम इस रूप में देखते हैं कि हिंदी जो है भोजपुरी को समृद्ध करे और भोजपुरी हिंदी को। ये महत्वपूर्ण बात आपने महत्वपूर्ण यही है। बिल्कुल ये अच्छी बात आपने कही। एक गीत आपका बहुत मशहूर हुआ और हम लोग काफ़ी उसको पसंद करते हैं, जिसमें एक मुखिया के जो एक कशमकश की स्थिति है भोजपुरी में, वो बड़ी अभिव्यक्ति है आपकी। अच्छा, उसको लिखने के पीछे भी एक मैंने कारण, मैं तो चीज़ों को अपने इर्द गिर्द जो बिखरी हुई चीज़ें उन्हीं को उठाता हूँ, वहीं से अपने घर परिवार से गीतों को उठाता हूँ। तो मुखिया को कहाँ से उठाया हमने? मुझे याद है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो एक परिवार में मुखिया, उस समय संयुक्त परिवार का कंसेप्ट था। परिवार छोटे नहीं थे, परिवार बड़े बड़े थे, लेकिन एक मुखिया का वर्चस्व हुआ करता था परिवार में। तो हमारे बाबा रामचंद्र राय जी, वो जो है प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन घर के मुखिया थे वही। तो सबकी अब उस समय बहुत आमदनी भी नहीं थी, परिवार बड़ा था, तो मर मुकदमे भी थे, तमाम सारी चीज़ों के बीच वो एक किनारे जो है बैठते थे और धोती पहन करके और ऊपर से उसको ओढ़ लिया करते थे। उनका ये पूरा ऊपर का शरीर जो है नंगा रहता था और केवल धोती से अपना नीचे ढक करके और चुपचाप बैठे रहते थे। मैं कभी कभी अब सोचता हूँ कि आखिर वो आदमी क्या सोच रहा होगा। उस समय समझ में नहीं बात आती थी, तो जब समझ में आया तो मैंने उन्हीं को केंद्र में रख करके
एक मुखिया का जो जीवन चरित्र है जी। उसी को कविता के रूप में ढालने की कोशिश की है। स्वागत है सर। आधा देहि उघारे देखी, एक सर कहीं किनारे देखी, आधा देहि उघारे देखी, एक सर कहीं किनारे देखी, बेचारा मुखिया घर का, बेचारा मुखिया घर का, सगरी फिक्र कपारे देखी, आधा देहि उघारे देखी, एक सर कहीं किनारे देखी, सगरी उम्र सहजे घर के, तिनका जोरे, क्या बात, सगरी उम्र सहजे घर के, तिनका जोरे, एगो कहीं तिरुन्ना खर के, आठों पहर अगोरे, एगो कहीं तिरुन्ना खर के, आठों पहर अगोरे, अगवारे पिछवारे देखी, साझे और सकारे देखी, अगवारे पिछवारे देखी, साझे और सकारे देखी, सारी रात पहरुआ बनके, सारी रात पहरुआ बनके, जागत रहे दुआरे देखी, आधा देहि उघारे देखी, एक सर कहीं किनारे देखी। बहुत खूब। क्या बात है। भोजपुरी की हमारी बड़ी समृद्धशाली परंपरा रही है। आप अगर हम भिखारी ठाकुर से शुरू करते हैं, महेंद्र मिश्र, जगदीश ओझा सुंदर और तमाम लोग भोजपुरी में लिख करके एक उस परंपरा को राहुल जी ने भी लिखा। तब की भोजपुरी और अब की भोजपुरी, आज जो भोजपुरी में जो बात हो रही कि अश्लीलता बढ़ती चली जा रही है, भोजपुरी से लोग मतलब दूसरे रूप में देख रहे हैं भोजपुरी को, तो ये जो गैप हुआ, ये जो चीज़ें आई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, महेंद्र मिश्र जब काम कर रहे थे इसमें और भिखारी ठाकुर जब काम कर रहे थे, भिखारी ठाकुर के सामने तो बहुत त्रासदी थी जी। महेंद्र मिश्र कुछ अलग संस्कार और जात व्यवस्था को अगर देखा जाए जो हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, तो उसमें एक ऐसे परिवार से थे कि उनकी तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा बनी हुई थी, लेकिन भिखारी ठाकुर जहाँ से आते हैं वहाँ उस समाज की त्रासदी कुछ अलग ढंग की है। और उनको ये कहना पड़ा है भिखारी ठाकुर को, जो भी परिस्थितियां परेशानियां रही हों, कि छुरा फेंक ली, कैंची फेंक ली, हो गई नहीं नचनिया। ये उनकी पीड़ा, ये दर्द है। लेकिन केवल नचनिया ही वो नहीं हुए, उन्होंने जो सामाजिक विसंगतियां थीं, जो उस समय का जद्दोजहद था, जीवन का संघर्ष था, चाहे वो बेटी संघर्ष कर रही हो और चाहे वो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो कोई भी मैंने जिस तरह का दर्द झेल रहा है समाज में, नीचे तबके के लोग, वो सबके दर्द को उन्होंने अपने नाटकों में और गीतों में और उसको अभिव्यंजित करके और समाज के सामने लाने का प्रयास किया। महेंद्र मिश्र से क्रांतिकारी तेवर के आदमी थे। उन्होंने पूर्वी जैसे बहुत ही सशक्त माने लोक विधा का इजाद किया, तो वो कोई जवाब नहीं, बहुत बड़े माने प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने बहुत सारे खंड काव्य और महाकाव्य भी लिखे। महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर और फिर सुराजी गीत में मान लीजिए कि रघुवीर नारायण से लेकर के और मनोरंजन प्रसाद सिन्हा उन्हा से लेकर के और फिर बाद के दिनों में ये तर्केश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर मिश्र वगैरह, भोलानाथ घामरी वगैरह से होते हुए जब हम यहाँ तक आते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि उस दौर में अभी बाजार नहीं आया था। वो बाजार के लिए नहीं लिख रहे थे, वो कविताएं जीवन के लिए लिख रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही अभी। वो कविताएं बाजार के लिए नहीं, उनके सामने मुनाफा नहीं था। और जो त्याग करने की भावना नहीं रखेगा, कुछ छोड़ेगा नहीं, वो ना तो समाज को कुछ दे सकता है और ना ही कुछ पा सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही, बिल्कुल। तो वो लोग सेक्रीफाइस करने वाले लोग थे, त्याग करने वाले लोग थे। उन्होंने कविता के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए अपने को होम कर दिया। अब स्थितियां बदल गई हैं। अश्लीलता जो माने आई हुई है, अश्लीलता क्या आपके घर में वो देखी जा रही है, सुनी जा रही है? कोई ऐसा सभ्य परिवार नहीं होगा जिसमें भोजपुरी के अश्लील गीत और अश्लील नाटक, चाहे अश्लील उस तरह की फिल्में देखी जाती हों। कोई भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि जो उन फिल्मों में काम करते हैं उनके घरों में भी वो फिल्में नहीं देखी जाती। बिल्कुल
तो इसे देख कौन रहा है? निश्चित रूप से वो सड़क छाप लोग देखते हैं, सड़क पर देखी जाती हैं ये चीजें। और सड़क पर कौन है? सड़क पे बाजार है। बाजार इन चीजों को खरीदती है, बाजार इन चीजों को बेचती है। तो सारी विकृतियों के मूल में ये बाजार है और ये मुनाफा है, अन्यथा कोई अश्लीलता नहीं है। हमने तमाम सारे गीत लिखे, तुलसी चौरा पर दियना के बाहर चलली, गोरी मानत मनौती हजार चलली, एक से एक पवित्र गीत है उसमें। चौका से चूहानी ले, अंगना से दलानी ले, रोज उहे दिनवा रहनिया, हमार धनी अतने में जिए दुनिया। क्या बात है। तो ऐसी बात नहीं है, तमाम सारे गीत हैं। तोता पूछेला मैना से, ये हम तमाम गीत लिखे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं भी अश्लीलता नाम की चीज़ है ही नहीं। वो इसलिए नहीं आई कि हमको बाजार तक नहीं जाना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही कि जो अश्लीलता फैली है और जो भोजपुरी का दोयम दर्जों को हम लोग समझ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये बाजारवाद, क्योंकि बाजार की वस्तु बन गई और खरीदने बेचने में ही वो सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। नहीं तो कोई भी कवि साहित्यकार ऐसा नहीं है जो कि अपने हृदय से उन चीज़ों को लेकर के सामने आए और बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब खुद एक सामाजिक सरोकार के कवि हैं और उसी सामाजिक सरोकार से जुड़ी ही एक गीत हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। मजदूरों पे भी आपने लिखा है और बहुत सारी चीज़ों पे आपने लिखा है जी। तो मजदूर पे भी लिखा, किसान पर भी लिखा, जीवन पे भी लिखा, तो और राष्ट्र के ऊपर भी लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो एक मजदूर के बेटे का छोटा सा चित्र आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये गीत जो है बहुत पॉपुलर भी हुआ, बहुत दिन से इसको मैं सुना भी रहा हूँ, लोग सुनते रहते हैं। छोटी सी कहानी है, एक मजदूर का नंग धड़ंग बेटा साथ में लग लेता है, मजदूरनी काम पे जाते हैं। तो बस एक दो चरण उसका सुना देते हैं। ना ही वो करा जुरे झिंगुलिया, ना पावे पैजनिया, क्या बात है, ना ही गरे चनरमा वो करा नारुन झुन कर धनिया, ना ही गरे चनरमा वो करा नारुन झुन कर धनिया। ओ करे खातिर दूध कटोरा, ओ करे खातिर दूध कटोरा, चंदा मामा दूर के। ओ करे खातिर दूध कटोरा, चंदा मामा दूर के। उधरती का धूर बहारत बेटा हवे मजूर के। उधरती का धूर बहारत बेटा हवे मजूर के। बहुत खूब। ऊ माटी का देव दिगंबर, ना कबहू अगराला। ऊ माटी का देव दिगंबर, ना कबहू अगराला। थाम के माई का चराऊ, गली गली लकराला। थाम के माई का चराऊ, डगर डगर लकराला। हर मौसम का मार सहेला, हर मौसम का मार सहेला, बरबस बिना कसूर के। उधरती का धूर बहारत बेटा हवे मजूर के। और अंतिम पंक्ति सुना दे रहा हूँ, बीच में छोड़ रहा हूँ। कापी कलम के बदले वो करा, हाथ है खुरपी खांची। क्या बात। कापी कलम के बदले वो करा, हाथ है खुरपी खांची। लेख भला ओकरा लिलार का, कौन व्यवस्था बाँची। लेख भला ओकरा लिलार का, कौन व्यवस्था बाँची। ना जाने वो करे खातिर कब, ना जाने वो करे खातिर कब, टूटी नींद हजूर के। उधरती का धूर बहारत बेटा हवे मजूर के, बेटा हवे मजूर के। बहुत खूब। डॉक्टर साहब ने जो लिखने की ताकत तो पाई है, साथ में जो आवाज़ आपकी है, इतनी मधुर आवाज़ में आप उसको प्रस्तुत करते हैं, ये कमाल की बात है। और एक आखिरी सवाल मैं लूँगा, छोटे छोटे एक दो। एक सवाल ये कि जो नई पीढ़ी हमारी लिख रही है, ख़ास करके जो भोजपुरी में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जो लोग भोजपुरी में लिख रहे हैं जी, उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। और वो
जो कुछ भी हिंदी में बड़े बड़े काम किए हमारे विद्वानों ने, कवियों ने और नाटककारों ने, और जो तमाम सारे विमर्श हो रहे हैं जी, भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, समीक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, समालोचना के क्षेत्र में जो काम हो रहा है ना, इन तमाम सारी चीज़ों को बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। और आज के दौर में रोज़ का रोज़ अपडेट होने की ज़रूरत है, बिल्कुल, है ना। अब ये जो आधुनिक दौर है, ये जो संघर्ष है, जद्दोजहद है आज का, ये बिल्कुल नया है। बिल्कुल। और ये नए दौर का जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से पुराने हथियार से इसको आप लड़ नहीं सकते। बिल्कुल आपको नया होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। भोजपुरी को निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब खूब समृद्ध हो जाए तब लिखना पड़ेगा। हम बहुत गड़बड़ी क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, 4 लोग वाहवाही कर दिए और उसके बाद हमने मान लिया कि हम तो बहुत बड़े कवि हो गए, हमारा काम खत्म। नहीं भाई, ये दिक्कत है। जी जी। 4 ठो गीत लिख लेने से काम नहीं होता। आप भाषा के लिए काम अगर करना चाहते हैं, साहित्य के लिए अगर काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये जीवन भर का काम है। बिल्कुल। ये आप ये मान के चलिए कि 4 ठो गीत लिख करके आप बाजार में अपना बिक लिए, अपना पैसा कमा लिए, आपके पास गाड़ी, मोटर, कार सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो भाषा और साहित्य को आपका दाय होना चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। और इसकी जरूरत है कि आप भाषा और साहित्य को अपना दाय दें। आपके भीतर भगवान ने अगर प्रतिभा दी है और ईश्वर की अनुकंपा से अगर आप कुछ लिखना शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खूब पढ़ें और अच्छा साहित्य पढ़ें। मैं तो ये कहूँगा केवल हिंदी का ही नहीं, जो भी अच्छा साहित्य जिस भाषा का मिले उसको खूब पढ़ें, अपने को समृद्ध बनावें, तभी जो है आप भोजपुरी में लेखन करके अपनी भाषा और साहित्य को समृद्ध कर सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही कि अगर आपको लिखना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब तक पढ़ने का दायरा बड़ा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेखक नहीं हो सकते हैं और बड़ी रचनाएं आप नहीं लेकर के आ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और एक बस बिल्कुल आखिरी सवाल मैं लूंगा आपसे, लेकिन आखिरी सवाल से पहले एक निवेदन और मैं करना चाहूँगा गीत के लिए। आपने प्रेम गीत भी बहुत लिखे हैं, तो एक प्रेम गीत हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे, और उसके बाद फिर मैं आखिरी सवाल लूंगा। प्रेम गीत में 2-3 चरण का गीत सुना दे रहा हूं। जी जी सारा। ये जो प्रेम है, सूफियों का भी एक प्रेम। हमारे यहाँ जो आख्यानक परंपरा है प्रेम की, वो जो है सूफी साहित्य हमारे यहाँ बहुत समृद्ध है। तो ये मान लीजिए कि मैं सूफियाना अंदाज में इस उम्र में मैं कौन सा प्रेम करूंगा, मैं तो सीधे सीधे वहीं से जुड़ूंगा। तो वो सीधे सीधे देखिएगा। जी जी। तोहके राखीला अपना हिया ताल में, तोहके राखीला अपना हिया ताल में, नेह का बन कमल तू फुलाइल करा, तोहके राखीला अपना हिया ताल में, नेह का बन कमल तू फुलाइल कर, रोज हेरीला तोहके पलक ढापी के, रोज हेरीला तोहके पलक ढापी के, तू सपन बन के अखियल में आई कर, तोहके राखीला अपना हिया ताल में, नेह का बन कमल तू फुलाइल कर। और एक चरण का गीत सुन लीजिए। और सुध का दियना जरा के ई सोचिला हम, रूप चंदा के तोहरा निहारल करी, सुध का दियना जरा के ई सोचिला हम, रूप चंदा के तोहरा निहारल करी, मन के मंदिर में हमरा तू ही देवता, मन के मंदिर में हमरा तू ही देवता, सांस में हर घड़ी तू समाइल कर, मन के मंदिर में हमरा तू ही देवता, सांस में हर घड़ी तू
समाइल कर तोहके राखी ना अपना हिया ताल में नेह का बन कमल तो फुलाई कर तोहके राखी ना अपना। बहुत बढ़िया। और एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि आपकी रचनाओं के प्रेरणा स्रोत मुख्य रूप से, जैसे अभी आपने बताया कि गांव और तमाम चीज़ें रही, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ होता है ना कि प्रत्येक पुरुष को आगे बढ़ाने में महिला की भूमिका होती है, तो आपके साथ ऐसा क्या है? हाँ सर, आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है जी। मैं समझता हूँ कि इस पे चर्चा तो बहुत पहले हो जानी चाहिए जी थी। जी। मैं स्पष्ट कर दूं कि जितना कुछ मैं कर पाया हूँ अथवा कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी श्रीमती जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लगातार डायरी और कलम ले आकर के रख दिया। अब कई दिन से केवल घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बतिया रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे। लिखिए आज आपको एक ठो गीत लिखना है, एक ठो दोहा लिखना है, एक ठो मुक्तक लिखना है, और उसके बाद पढ़ते नहीं हैं, केवल बतियाते हैं। तो इस तरह से जो एक तरह से जो गार्जियन होता है वो गार्जियन की भूमिका में, माने मेरे कविताओं के संरक्षिका की भूमिका में और मुझे लगातार उत्प्रेरित करने की भूमिका में श्रीमती उर्मिला राय जी बराबर हमारा सहयोग करती रहे, मेरा समर्थन करती रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इसीलिए जितने सारे संग्रह हमारे निकले उन सबको मैंने श्रीमती उर्मिला राय जी को ही समर्पित किया। अरे वाह, ये बड़ी मतलब अच्छी बात है कि आपने बहुत खूब। और चलते चलते एक आखिरी सवाल कि भोजपुरी में ये मान लिया गया है कि गीत संगीत की भाषा है, ये गद्य नहीं लिखे गए या कम लिखे गए, बहुत ही कम लिखे गए, और जब तक गद्य नहीं लिखेंगे तब तक इसको जो है बृहद रूप में हम इसको साहित्य के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गद्यम कवीनाम निकषाम बदंती, ये कहा गया है। माने किसी भी कवि के लिए गद्य जो है कसौटी होता है, और गद्य के बिना साहित्य तो समृद्ध होगा नहीं। केवल गीत कविता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो टेक्निकलिटी है, जो समाज का जो जद्दोजहद है, जितनी वर्तुलाकार जो है इसकी समस्याएं हैं, उन तमाम सारी समस्याओं को माने ठीक से अभिव्यक्ति देने के लिए वो निश्चित रूप से साहित्य की गद्यात्मक विधाओं से जुड़ना पड़ेगा। वो जो है निबंध, आपको आलोचना, समीक्षा, कहानी, नाटक, उपन्यास, डायरी, रिपोर्टाज, इन तमाम सारी चीज़ों में आपको काम करना पड़ेगा। और मैं इसे जरूर कहूँगा कि भोजपुरी में गद्य में भी काम हो रहा है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ। जैसे डॉक्टर अशोक द्विवेदी ने काम किया है, अच्छा काम किया है बहुत मैंने। और समीक्षा, समालोचना और रचना के क्षेत्र में अब जैसे विष्णुदेव तिवारी काम कर रहे हैं बक्सर से, फिर डॉक्टर बलभद्र काम कर रहे हैं, प्रकाश उदय काम कर रहे हैं, जयकांत सिंह जय, ब्रजभूषण मिश्र, ये तमाम सारे लोग, ओम धीरज यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपर सचिव रहे। तो इन तमाम जोगानी भाई ने काम किया भोजपुरी में। गद्य के क्षेत्र में तो नहीं काम किया, लेकिन यह है कि उन्होंने अलग ढंग की कविताएं लिखी। और इस तरह के मुकेश श्रीवास्तव ने लिखा, बालचंद्र त्रिपाठी, तमाम अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और वो मनोज भाऊ काम करता है, जेपी द्विवेदी काम करते हैं। तो अभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये समझिए ना कि अभी वो उस तरह की मैच्योरिटी मैं समझता हूँ जो हिंदी के बरक से अगर खड़ा किया जाए तो वो चीज़ें अभी नहीं आ पाई हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि अभी ठीक से हम लोगों ने भोजपुरी के गद्य को पढ़ा भी नहीं है। ये भी बात, अगर हम पढ़ें तो समझ में आए कि वाकई भोजपुरी गद्य हिंदी के गद्य के वरक्स कहाँ खड़ा है। क्योंकि बातें तो हुई हैं, है ना। अरुणेश निरन ने भी कुछ काम किया मैंने भोजपुरी को लेकर के, कुछ प्रेमशिला शुक्ल ने काम किया, ये लोग गद्य के क्षेत्र में, रामदेव शुक्ल ने काम किया, विवेकी राय जी ने काम किया है ना, मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध जी ने काम किया है। तो अभी किन किन का नाम लो, बहुत सारे लोगों ने काम किया और कर भी रहे हैं। उपन्यास के क्षेत्र में रामनाथ पांडे ने काम किया, पांडे कपिल ने काम किया। तो इस तरह से तमाम सारे लोगों ने काम किया है, कर भी रहे हैं। नए लोग भी तमाम जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। नवगीत भोजपुरी में लिख रहे हैं, अक्षय पांडे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम सारे लोगों का नाम उल्लेख, मैं जो छूट जा रहे हैं उनका नाम अब चूंकि जबान पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि मैं सबसे क्षमा याचना करते हुए यही कहूँगा कि भोजपुरी में गद्य में भी बहुत बेहतर काम हो रहा है। लेकिन उस गद्य को सामने आना चाहिए और उसकी समीक्षा जो है भोजपुरी में न हो करके हिंदी में होनी चाहिए। बात है। और भोजपुरी की रचनाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी होना चाहिए, ये सही, ताकि जो है वो समझ में आए कि हिंदी में और भोजपुरी में फर्क क्या है। अन्य भाषा में जो साहित्य रचा गया है
और भोजपुरी में जो रचा जा रहा रचा गया है उसमें क्या फ़र्क है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जो चीज़ें भोजपुरी में आ रही हैं उसके बारे में हिंदी में आना चाहिए। कई बार ऐसी बातें हम लोग की होती रहती है, तो लोग कहते हैं कि भोजपुरी है तो भोजपुरी में ही उसको कहा जाए, भोजपुरी में ही पढ़ा जाए। और मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं में भी भोजपुरी के साहित्य को लेकर के आना चाहिए ताकि उसके बारे में लोग जान सकें, समझ सकें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, हमारा ये हस्ताक्षर कार्यक्रम कैसा लगा आपको, हमें आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी कवि, गीतकार, शायर से। तब तक के लिए नमस्कार।